सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ। हम आपको पॉवर्टी गरीबी नाम का चैप्टर करा रहे थे। बीच में कुछ दिनों का लैग आ गया है, लेकिन आप विश्वास मानिए अब चीज़ों को काफ़ी स्पीड से और तेज़ी के साथ कराया जाएगा यहाँ पे आपको। और विद फेस हैं, आप मुझे देख सकते हैं, मैं आपको नहीं देख सकता हालांकि, लेकिन आपके कमेंट्स को पढ़ सकता हूँ। आपको टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या महसूस हुआ, किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं आपको, आप वो बता सकते हैं और मैं उसका समाधान कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम अगला टॉपिक ज़्यादा बातें ना करते हुए पहले अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आगे की बातें आगे होती रहेंगी। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पे बातें चलती रहेंगी। ज़्यादा बातें ना करते हुए चैप्टर को फटाफट से आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर में, गरीबी नाम के चैप्टर में, हमने पिछले लेक्चर में आपको राजेंद्र सिंह की कहानी और राम पुकार की कहानी बता दी थी। ठीक है, ये कहानियाँ मैंने आपको बता दी थी। अब हम करने जा रहे हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का दुष्चक्र। विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का दुष्चक्र, ये हम करने जा रहे हैं। देखिए, विशियस अंग्रेजी में जो शब्द लिखा हुआ है विशियस, विशियस का मतलब होता है एक ऐसा जाल जिससे बाहर निकलना संभव न हो। एक ऐसी जगह जहां इंसान एक बार जा कर के अगर फंस गया है तो वहां से बाहर निकलना संभव न के बराबर है, या फिर वहां से बाहर निकलने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए इसे कहा गया विशियस साइकिल। और ऐसे चक्र जो होते हैं, ऐसे जो साइकिल्स होते हैं, ऐसे जो चक्र होते हैं, ये बड़े बुरे चक्र होते हैं। इसमें इंसान पिस जाता है, इंसान गरीबी के दलदल में फंस जाता है, इंसान गरीबी से बाहर नहीं निकल पाता है, उसे बड़ा कष्ट होता है, उसका जीवन बड़े कष्ट में बीतता है, और उसके साथ साथ उसके परिवार का जीवन बड़े कष्ट में बीतता है। साथ ही साथ अगर कोई देश, पूरा का पूरा देश अगर गरीबी के दलदल में फंस जाए, क्लासिक उदाहरण अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान जैसा देश जो कि गरीबी के दलदल में फंस गया है, उसे गरीबी से बाहर निकलने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। और वो कई दशकों से प्रयास कर रहा है गरीबी के दलदल से बाहर निकलने की, लेकिन वो गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसी के लिए इस चक्र को दुष्चक्र भी कह रहे हैं। दुष् का मतलब होता है बुरा, दुष् का मतलब होता है बुरा, है ना, और विशियस का मतलब मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब फटाफट से मैं टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, गरीबी के दुष्चक्र में आपको ये समझना है कि गरीबी का दुष्चक्र एक ऐसा चक्र है जिसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप होती रहेंगी और फिर उन चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं रह जाएगा। उदाहरण के लिए ये किस प्रकार का चक्र है, तो ये एक स्वचालित चक्र है जो कि खुद ही चलता रहता है। हम यानी कि इंसान उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाता है, और अगर परिवर्तन लाना है तो उसमें प्रयास नहीं लगेगा, उसमें जी तोड़ मेहनत लगेगी, जी तोड़ ताकत लगेगी और जी तोड़ तपस्या लगेगी। बात करते हैं विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी पे। तो पहले एक उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक लड़का है और उस लड़के का नाम मैं रख देता हूँ फ़िलहाल के लिए श्याम। ठीक, इस छात्र का नाम मैंने क्या रख दिया, श्याम रख दिया। अब ये श्याम नाम का छात्र है और ये अपने घर से निकला स्कूल के लिए मान लो, लेकिन स्कूल जाने से पहले ही क्या हुआ कि ये टिफ़िन में आज मान लो इसकी मम्मी ने बना के दिया इसे, लेट से मान लो लौकी की सब्ज़ी दे दी बना करके। अब ये जो लड़का है श्याम, ये लौकी की सब्ज़ी से बहुत नफ़रत करता है। इसने
गुस्से में टिफ़िन, अपने घर में टिफ़िन खोल के देखा और देखा कि अरे यार इस बॉक्स में तो लौकी की सब्ज़ी है। उसने टिफ़िन फेंक दिया, ऐसे खाना बिखर गया। अब मम्मी का गुस्सा 7वें आसमान पे। मम्मी ने पकड़ा, धाड़ 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 बजा दिया बच्चे को, और ऊपर से बोला आज तो बिना टिफ़िन के घर जाएगा, मतलब स्कूल जाएगा। और बच्चे की मजबूरी है, बच्चा अब कहाँ आ गया है? स्कूल आ गया है। जो श्याम है अब वो कहाँ आ गया है? स्कूल आ गया है। लेकिन स्कूल में खास बात ये है कि श्याम का जो मूड है वो ऑफ है, खराब मूड में है श्याम, बहुत अच्छी मानसिक अवस्था में, मानसिक स्थिति में नहीं है, क्योंकि घर से बड़े गंदे तरीके से पिट पिटा के आया है। जब वो पिट पिटा के किसी प्रकार से स्कूल पहुंच गया तो स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में पहली घंटी लगी, फर्स्ट पीरियड। अब फर्स्ट पीरियड मान लो है इंग्लिश वाले सर का या इंग्लिश वाली मैम का, ठीक। अब इंग्लिश वाले जो शिक्षक हैं वो कुछ बोल रहे हैं और बच्चों को बोल रहे हैं लिखने के लिए। अब वो चूंकि घर से पिट पिटा के आया तो उसका पढ़ाई में मन लग नहीं रहा है, ना वो ध्यान से सर की बातों को सुन रहा है या मैम की बातों को सुन रहा है, और ना ही वो कॉपी में लिख रहा है। शिक्षक ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया। नोटिस करने के बाद शिक्षक ने बोला, अरे श्याम नालायक, पढ़ाई नहीं करते हो तुम, बदतमीज़, तुम्हारा जीवन में कभी भला नहीं हो सकता, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। और जाने क्या क्या नहीं डांटा श्याम को। श्याम का अब दूसरा पीरियड स्कूल में शुरू हो चुका है। अब मूड जो है उसका डबल ऑफ है, पहले सिर्फ ऑफ था, अब डबल ऑफ है। डबल ऑफ क्यों? पहले मम्मी से, फिर इंग्लिश वाले सर से। मान लो सेकंड पीरियड है फिजिक्स की। फिजिक्स वाले पीरियड में फिजिक्स वाले टीचर आए, न्यूमेरिकल करवा रहे थे, न्यूमेरिकल इसने ध्यान नहीं दिया, फार्मूला वर्म, क्योंकि मूड ऑफ है भैया बच्चे का, ध्यान नहीं दिया। और फिजिक्स वाले बड़े खतरनाक मान लो टीचर हैं, पकड़ा, धाड़ 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 बजा दिया उसको, बच्चा पिट गया। अब वो सारा दिन बच्चा अब वो मतलब वो चीज़ों को सही करना चाह रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है उससे। वो हर पीरियड में पता चले या तो डांट सुन रहा है या पिट रहा है। इनफैक्ट यहाँ तक कि वो मान के चलो कि स्कूल से निकला, घर गया, अब पूरे दिन स्कूल में पिट के गया है। घर जाते ही मम्मी की शक्ल देखेगा, मम्मी को देखा, मम्मी ने फिर खाने के लिए दिया, पूरे दिन बेचारा भूखा है, ऐसे ही चिड़ा हुआ है, दोपहर में अच्छा खाना बना हुआ है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है, अब वापस से पिटेगा। तो ये क्या हो गया? ये एक स्वचालित शक्ति हो गई। अब इस चीज़ को वो बच्चा जो कि श्याम है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंट्रोल चाह रहा है वो, अब श्याम नहीं चाह रहा है कि वो पिटता ही रहे, लेकिन वो कंट्रोल मतलब अनजाने में भी उससे मतलब वो कोशिश नहीं कर रहा है, फिर भी पिट रहा है। मतलब वो पिटने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन वो फिर भी पिट रहा है, क्योंकि उसका मूड ख़राब है, उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं हैं, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। उसे सबसे पहले आप थोड़ा रिलैक्स दो, बच्चे को थोड़ा प्यार से बात करो, उससे समझाओ, फिर चीज़ें सही हो जाएंगी। उसी प्रकार से गरीबी का दुष्चक्र है। गरीबी के दुष्चक्र में जब इंसान फंस जाता है तो एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ के बाद तीसरी चीज़, तीसरी के बाद चौथी, स्वचालित तरीके से खुद ही अपने आप होती रहती हैं। इसी के लिए गरीबी के दुष्चक्र को सबसे पहले तो हम बोलते हैं ये एक स्वचालित चक्र है। ये एक स्वचालित शक्ति से, स्वचालित शक्ति के माध्यम से ये चक्र चलता रहता है, चलता रहता है और चलता रहता है। तो इसी के लिए यहाँ पे वो लिखते हैं कि गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति से है। स्वचालित शक्ति का मतलब जो गरीबी के दलदल में फंसे हुए इंसान, देश या परिवार के बस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, इसी के लिए वो स्वचालित शक्ति है। तो गरीबी के दुष्चक्र से अभिप्राय ऐसी स्वचालित शक्ति की स्थिति से है जिसमें कुछ ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चक्रीय रूप से संबंधित होती हैं। चक्रीय रूप से संबंधित का मतलब पहले अगर ए चीज़ हो रहा है फिर बी होगा, बी के बाद फिर सी होगा, और सी के बाद अपने आप फिर ए होगा, फिर अपने आप बी होगा, बी के बाद फिर सी होगा, सी के बाद फिर ए होगा। ये मतलब तो ये स्वचालित शक्ति, ये होता ही रहेगा, होता ही रहेगा। और ये देख रहे हो एक विशियस सर्कल बन गया, एक ऐसा गंदा सर्कल बन गया जिसमें इंसान अगर फंस जाए
अब सोच के देखो, मैंने जैसा एक चक्र बनाया है आपके स्क्रीन पे, अगर ऐसे चक्र में कोई इंसान फंस जाए बीच में, तो क्या उसके लिए निकलना संभव है? सोचो कितनी ताकत लगेगी इस चक्र से निकलने के लिए। इसी के लिए वो कह रहे हैं इस चक्र में ऐसे तत्व सम्मिलित होते हैं जो चक्रीय रूप से संबंधित होते हैं, जिसका परिणाम लगातार गरीबी तथा अल्प विकास होता है। तो गरीबी का दुष्चक्र ऐसा होता है। तो अगर पेपर में सवाल आ जाए कि गरीबी के दुष्चक्र की परिभाषा लिखिए, है ना, तो गरीबी के दुष्चक्र की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे गरीबी का दुष्चक्र कुछ स्वचालित शक्तियों के माध्यम से खुद ही चलता रहता है और उस चलने की प्रक्रिया में जो परिणाम है वो लगातार गरीबी और अल्प विकास ही होता है। और इस प्रकार के चक्र से व्यक्ति का निकलना बेहद कठिन होता है और प्रयास करने पर हालांकि बाहर निकला जा सकता है, लेकिन वो प्रयास नहीं होता है, वो बहुत बड़ा प्रयास लगाना पड़ेगा आपको। क्लियर है बात? तो गरीबी का दुष्चक्र मैं आपको डायरेक्ट किताब से पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा आपको, ठीक है? आप उस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आता रहेगा। तो ये चीज़ आपको कोट करके आना है पेपर में, ठीक है? आंसर राइटिंग कैसे करेंगे, आंसर्स कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे अलग से। फिलहाल सिलेबस आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और उन अर्थशास्त्री का नाम क्या है? नर्क्स। अंग्रेजी में NURKSE, वही हिंदी में लिखा हुआ है नर्क्स। नर्क्स इज द नेम ऑफ इकोनॉमिस्ट। ही इज द इकोनॉमिस्ट, जो अर्थशास्त्री हैं नर्क्स, जिनका नाम है। इन अर्थशास्त्री को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिस्ट। ठीक, इकोनॉमिस्ट बोलते हैं। तो जो अर्थशास्त्री हैं इकोनॉमिस्ट, वो गरीबी के दृश्य की व्याख्या गरीबी के दुष्चक्र के रूप में करते हैं। मतलब नर्क्स से किसी ने पूछा कि आप गरीबी से क्या समझते हैं, गरीबी को ज़रा परिभाषित कीजिए, गरीबी के बारे में ज़रा कुछ बताइए। तो नर्क्स ने गरीबी को परिभाषित करने की बजाय नर्क्स ने गरीबी का दुष्चक्र नाम का कॉन्सेप्ट दे दिया, और वो नर्क्स ही हैं जिनकी वजह से आपको आज गरीबी का दुष्चक्र पढ़ना पड़ रहा है और मुझे आपको गरीबी का दुष्चक्र पढ़ाना पड़ रहा है। तो नर्क्स ने यूं तो कई सारे चक्र बताए गरीबी के दुष्चक्र के, मतलब कई प्रकार के चक्र बताए, जिनमें से 2 चक्र आपके सामने आपकी किताब पे लिखे हुए हैं और आपकी स्क्रीन पे भी हैं। फिलहाल इसमें अल्प विकास है, दूसरे वाले में भी अल्प विकास है, निम्न उत्पादकता है, नीची उत्पादकता है, नीची वास्तविक आय है, कम मांग है, नीची वास्तविक आय, कम बचत, कम निवेश, पूंजी की कमी, अल्प विकास, फिर चलता रहेगा वो, ठीक? इसमें भी ये चलता रहेगा। अभी बड़ा हौच-पौच हो जाएगा, आप ज़्यादा तनाव ना लें, मैं आपके लिए चीज़ें आसान करूँगा, मुझ पे भरोसा रखें, थोड़ा समय दें, हम आपको बताते हैं कि गरीबी का दुष्चक्र में ऐसे क्यों जोड़ा हुआ है इनको। सबसे पहले वापस चलते हैं, गरीबी के दुष्चक्र में क्या बोला? स्वचालित शक्ति। ऐसी स्वचालित शक्ति से अभिप्राय है। तो वो शक्ति क्या है? ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें ही अपने आप में क्या हैं? वो शक्तियां हैं जो आपस में इस प्रकार से जुड़ गई हैं। ये जो अल्प विकास है, नीची उत्पादकता, नीची वास्तविक आय, कम मांग, कम निवेश, पूंजी की कमी, अल्प विकास, ये ही वो शक्तियां हैं जो आपस में कुछ इस प्रकार से जुड़ गई हैं, जिन्होंने एक गोला बना लिया है। और ये शक्तियां अब बराबर क्या परिणाम दे रही हैं? ये शक्तियां अब बराबर सिर्फ और सिर्फ वो दे रही हैं, अल्प विकास और गरीबी का परिणाम दे रही हैं, ठीक? अच्छा, एक तो चीज़ ये हो गई। अगर आप लोग मुझे 1 सेकंड का पॉज दे दें तो मैं ज़रा 1 सेकंड में आया।
माफ़ी चाहूँगा, वो बीच में कुछ समस्या आ गई थी, इस वजह से दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो अल्प विकास और ये गरीबी की वो शक्तियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। अब क्या है कि ये है गरीबी का दुष्चक्र, इसकी परिभाषा, ये आप परिभाषा यहाँ से इसको रट सकते हैं, इसको आप रट लो, किनारे जो लिखी हुई है परिभाषा। ठीक, अब गरीबी के परिभाषा में अल्प विकास है सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम? अल्प विकास। सबसे पहले लिख लेते हैं अल्प विकास। अब अल्प विकास का मतलब क्या है? अल्प विकास का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति जहाँ पे डेवलपमेंट, विकास व्यक्ति का या परिवार का या देश का रुक जाए, ठहर जाए, या विकास हो तो सही पर काफ़ी कम विकास हो और उतने विकास से काम नहीं चलने वाला है। तो अल्प विकास का मतलब होगा कि अगर कोई देश अल्प विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम होगा, काफ़ी नीचा होगा शिक्षा का स्तर। अगर कोई देश अल्प विकास कर रहा है तो इसका मतलब है कि उस देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं वो काफ़ी लचर होंगी, काफ़ी ढीली होंगी, उनका स्तर भी काफ़ी गिरा हुआ होगा, मतलब बहुत बड़ी अस्पताल नहीं होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी। अगर व्यक्ति की बात करें, ये मैंने सिर्फ कुछ उदाहरण दिए और भी बहुत सारा हो सकता है। देश के संदर्भ में अगर आप बात करो तो परिवहन सुविधा बहुत बेकार हो सकती है, उस देश की जीडीपी बहुत कम हो सकती है। अल्प विकास, अगर किसी देश का अल्प विकास हो रहा है तो। अगर किसी व्यक्ति की बात करें हम, तो व्यक्ति के संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति अगर अल्प विकसित है, इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की आय काफ़ी कम होगी, इसका मतलब है उस व्यक्ति के पास शिक्षा की कमी होगी, इसका मतलब है उस व्यक्ति का जो घर होगा, आवास, वो काफ़ी निम्न स्तर का होगा या फिर होगा ही नहीं, अगर कोई गरीबी के दुष्चक्र में फंसा हुआ है और वो अल्प विकसित है तो। सिमिलरली परिवार के केस में भी वही है, आय, परिवार की आय काफ़ी कम होगी, परिवार में शिक्षा का स्तर काफ़ी कम होगा, परिवार के पास घर नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं, जब स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो उनके पास इलाज कराने के पैसे नहीं होंगे, इस प्रकार की चीज़ें होंगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया अल्प विकास। अच्छा, अब वो कहते हैं कि अल्प विकास के बाद अगर अल्प विकास होता है तो उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, नीची उत्पादकता हो जाती है। अगर विकास, अल्प विकास होता है तो नीची उत्पादकता क्या हो जाती है? कम हो जाती है, नीची उत्पादकता। नीची उत्पादकता से क्या मतलब है? नीची उत्पादकता से मतलब है, अब अगला है नीची उत्पादकता या निम्न उत्पादकता। ठीक, उत्पादकता का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले उत्पादकता को हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रोडक्टिविटी। सोचो, अगर किसी देश का अल्प विकास है, इसका मतलब उस देश में आज भी वस्तुओं का जो निर्माण किया जा रहा होगा वो बहुत बड़ी बड़ी एडवांस और महंगी महंगी मशीनों की सहायता से किया जा रहा होगा, या वो जो उत्पादन है वस्तुओं का वो आज भी हाथों की सहायता से किया जा रहा होगा। आप सोच के देखो, आप सोच के देखो कि जो मान के चलो पाकिस्तान जैसा देश है, तो पाकिस्तान जैसे देश में बहुत बड़े बड़े मतलब कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होंगी, बहुत एडवांस मशीनें होंगी, या पाकिस्तान के पास बहुत निम्न स्तर की मशीनें होंगी, या फिर उत्पादन वो ज़्यादातर हाथ से कर रहे होंगे। उदाहरण देख लो ना, पाकिस्तान और भारत में तो कोई तुलना है नहीं। अभी युद्ध हुआ थोड़े टाइम पहले, भारत पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाया भारत ने। भारत के पास इतनी एडवांस मिसाइलें थीं, भारत ने पाकिस्तान की सारी मिसाइलों का, सारे जो भी उन्होंने लॉन्च किया हमारे देश के ऊपर, एक एक को पकड़ पकड़ के निस्तो नाबूद कर दिया। क्यों कर पाया भारत? क्योंकि भारत पाकिस्तान के मुकाबले विकसित देश है। ध्यान दीजिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत एक विकसित देश है,
मैं कह रहा हूं भारत पाकिस्तान के मुकाबले एक विकसित देश है, पाकिस्तान की तुलना में भारत ज़्यादा विकसित है। क्लियर है बात? तो अल्प विकास यदि होगा तो उस देश के पास जो मशीन होगी वो क्या होगी? नहीं होगी, या फिर बहुत लो कैटेगरी वाली, बहुत घटिया क्वालिटी वाली मशीन होगी। और जब घटिया क्वालिटी वाली मशीन होगी तो वो मशीन 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 10 वस्तु बना पाएगी, 10 वस्तुओं का निर्माण हो पाएगा उस मशीन की मदद से। और वहीं पे जो दूसरा देश है जिसके पास अच्छी मशीन होगी, मान लो कोई दूसरा देश है, उसके पास अच्छी मशीन है, बेहतरीन मशीन है, तो वो देश उस मशीन की सहायता से 1 घंटे में 10 वस्तु ना निर्माण करके 1000 वस्तु का निर्माण कर देगा। तो समय तो उतना ही लग रहा है, लेकिन जो अल्प विकसित देश है वो 1 घंटे में उतने ही समय में कम वस्तुओं का निर्माण कर रहा है, और जो ज़्यादा विकसित देश है वो उतने ही समय में ज़्यादा वस्तुओं का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब कि जो अच्छी मशीन वाला देश है, या जो ऐसा देश जिसके पास अच्छी मशीन है, हम बोलेंगे इस देश की उत्पादकता क्या है? अधिक है, और इस देश की उत्पादकता क्या है? कम है। इस देश की उत्पादकता कम है। तो उत्पादकता का मतलब समझ में आ रहा है? उत्पादकता का मतलब सेम टाइम में सेम चीज़ों की सहायता से जब आप कम कर रहे हो, कम उत्पादन कर रहे हो, मशीन उसके पास भी, लेकिन इसके पास एडवांस, उसके पास थोड़ी लो क्वालिटी की, तो उसकी उत्पादकता कम होगी। मतलब उस समय लगाएगा 1 घंटा, सामान बना के देगा 10। ये समय लगाएगा 1 घंटा, लेकिन सामान बना के दे देगा 50, 100, 1000, 2000, 5000। तो इस देश की उत्पादकता क्या होगी? अधिक होगी। लेकिन अगर अल्प विकास होगा तो उत्पादकता क्या होगी उस देश की? कम होगी। क्यों? क्योंकि उस देश के पास मशीन लो क्वालिटी वाली होगी, या होगी ही नहीं, हाथों की सहायता से बना रहे होंगे। इसी के लिए उन्होंने जब जोड़ा इसको तो क्या बोला? अगर किसी देश में क्या होता है? अल्प विकास हो रहा है अगर किसी देश में, तो उस देश की उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। बात समझ में आ गई? जब उत्पादकता कम होगी तो उस देश की वास्तविक आय में कमी आएगी। वास्तविक आय में क्या होगी? कमी आएगी। वास्तविक आय का मतलब क्या होता है? समझो, ठीक है? वास्तविक आय में क्या होगी? कमी आएगी। वास्तविक आय, वास्तविक आय, ठीक। वास्तविक आय को हम अंग्रेजी में बोलेंगे रियल इनकम। वास्तविक आय का क्या मतलब है उसको समझो आप ध्यान से। देखिए, वास्तविक आय का मतलब है कि मान लीजिए, देखो टेक्निकली इकोनॉमिक्स में जाएं तो वास्तविक आय का बहुत डिटेल में मतलब होता है। आपके सिलेबस में जिस मतलब को बताया जा रहा है, या SCERT की किताब के द्वारा जिस मतलब को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया जा रहा है, मैं आपको वो मतलब बताता हूँ। उस मतलब को समझने से पहले आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। सुनो ध्यान से। मान लो कि मैं एक क्या बनाता हूँ, मान लो मैं बना रहा हूँ कोई सामान ही बना लेता हूँ। देखो, ये एक दवा है। ये बेसिकली पथरी की दवा है, दर्द की दवा है। ये मेरी दवा है, मुझे किडनी स्टोन की समस्या है, तो ये दवा है। अब इस दवा में को अगर मैं पढ़ूं ध्यान से, तो इस दवा में क्या क्या मिला हुआ है? इस दवा में मिला हुआ है हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड। 2 चीज़ें इसमें, मतलब इस टैबलेट का नाम है, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एंड मेफेनेमिक एसिड। हाइड्रोक्लोराइड है, मतलब 3-4 आइटम मिले हुए हैं, ठीक है। तो एक दवा है, एक क्या है?
दवा है, इस दवा को बनाया जा रहा है, पर इस दवा को बनाने के क्रम में सबसे पहले कच्चा माल लगा होगा। क्या लगा होगा? कच्चा माल लगा होगा। दवा ऐसे ही तो बननी होगी। इस दवा में 3-4 केमिकल 5 केमिकल मिले हैं, सब तब उनको मिलाया गया है प्रॉपर, जब जाकर के ये दवा बन के तैयार हुई है। तो कच्चा माल लगा। अब कच्चा माल कौन कौन सा लगा तो नाम में नहीं जाते हैं, हम मान लेते हैं कि एक प्रकार का माल लगा, दूसरे प्रकार का माल लगा, तीसरे प्रकार का माल लगा और चौथे प्रकार का माल लगा। कुल मिला के 4 प्रकार के आइटम लगे और 4 प्रकार के आइटम लगने के बाद ये जो माल है, मतलब ये जो दवा है, ये बन करके तैयार हो गई आपकी। ठीक, अच्छा, अब जो वस्तु नंबर 1 है, ये मान लो खरीदा गया, कंपनी ने ये दवा, जो कंपनी ये दवा बना रही है उसने तो 1 2 3 4 चारों आइटम खरीदे होंगे, जब भी तो ये दवा बना के तैयार की होगी ना। तो कंपनी ने मान लो वस्तु नंबर 1 खरीदा ए नाम के आदमी से, वस्तु नंबर 2 खरीदा बी नाम के आदमी से, वस्तु नंबर 3 खरीदा सी नाम के आदमी से और चौथी वस्तु खरीदी डी नाम के आदमी से। ठीक, तो ए को भी, ए से सामान खरीदा तो ए को कुछ तो दिया होगा ना भैया। ए ने से बोला होगा कि भैया इतना ये वाला माल मुझे भेज दो, मुझे दवा बनानी है, तो ए ने भेज दिया, क्योंकि ए वही चीज़ बेचता है। तो ए ने जब भेज दिया तो ए को रुपए तो दिए होंगे ना। उसी प्रकार से बी को भी आपने पेमेंट किया होगा, सी को भी आपने कुछ पेमेंट किया होगा, डी को भी आपने कुछ पेमेंट किया होगा। आपने सबको कुछ ना कुछ पेमेंट किया। अब इन सब का जितना टोटल आपने पेमेंट किया वो जोड़ लोगे आप, तो कुछ ना कुछ टोटल आएगा। मुझे नहीं पता, फिलहाल हम बस समझ रहे हैं, एक बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बस ध्यान से सुनना है। अच्छा, तो ये सारा सामान खरीदा। इसके बाद इस कंपनी ने क्या किया कि जो वस्तु नंबर 1 2 3 और 4 वस्तु खरीदा, इन चारों वस्तुओं को मिलाया और जो लेबर है, यानी कि जो लेबर है उसको काम दिया और लेबर ने इस पे इन चारों को मिलाया, मेहनत किया और तैयार करने के बाद इसको दवा में बदल दिया। अब ये दवा है। ठीक है, ये दवा बन के तैयार हो चुकी है। तो लेबर ने जो काम किया उस लेबर को भी पेमेंट जाएगा, उस लेबर को भी पेमेंट जाएगा। और इन चारों को जब मिलाया गया, इन चारों चीज़ों को जब मिलाया गया, तो मशीन में मान लो मिलाया गया, तो मशीन चली, तो मशीन का बिजली का बिल आया, तो बिजली का बिल भी पैसा गया, बिजली का बिल का भी पैसा लगा, प्लस कंपनी जोड़ेगी मुनाफा। तो 1 रुपया तो ये वाला लगा, यहां वाला रुपया लगा, इसको भी जोड़ो, यहां पे लेबर को जो पेमेंट किया उसको भी जोड़ो, प्लस मुनाफा, कंपनी को अपना मुनाफा भी तो रखना है। मुनाफा जोड़ा और फिर कंपनी ने क्या तय कर दी, इस वस्तु की बाजार कीमत तय कर दी कि ये वस्तु बाजार में कितने का बिकेगा। इस प्रकार से कोई भी सामान का रेट तय होता है, कीमत तय होती है। अच्छा, अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अगर मान लो कोई देश है, उस देश की उत्पादकता कम है। क्या कम है? उत्पादकता कम है। बात सुन आ रही है? उस देश की उत्पादकता क्या है? कम है। तो उत्पादकता कम होने का मतलब है कि उस देश में उत्पादन भी कम होगा। उत्पादकता कम है का मतलब वो देश 1 घंटे में 10 सामान बना रहा है या 10 दवा के टैबलेट्स बना रहा है, मतलब ये पत्ते 10 बना रहा है 1 घंटे में। और जो दूसरा देश है जिसकी उत्पादकता अधिक है, वो 1 घंटे में ऐसे 1000 बना दे रहा है। कितने बना दे रहा है? 1000। तो मतलब वो वाला देश अपने देश में तो बेच ही रहा है, दूसरे देश में भी बेच दे रहा है। बोल रहा भैया हमारे पास है, हम बहुत सस्ते में बनाते हैं, लो ना भाई खरीदो। और दूसरे देश खरीद भी रहे हैं उसको, तो उसकी तो आय बढ़ रही है। जो दूसरा वाला देश जिसकी उत्पादकता अधिक है, उस देश की आय बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि भैया वो 1 दिन में 10,000 मान लो दवाई के पत्ते बना दे रहा है। और जो दूसरा देश है जिसकी उत्पादकता कम है, वो तो 1-1 घंटे में धीरे धीरे बना रहा है, तो पूरे दिन में कम उत्पादन ही कर पाएगा।
जब पूरे दिन में वो कम उत्पादन करेगा तो उसका माल भी कम बिकेगा, और जब माल भी कम बिकेगा तो उस देश के पास आय भी कम आएगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप ऐसे देश में रहते हो जिस देश की उत्पादकता कम है, तो उस देश में आपको ऐसे 10 पत्ते ही बनाने हैं पूरे दिन में, तो आप ए नाम के व्यक्ति से जो माल खरीदोगे वो 10 पत्तों में जितना लगेगा सिर्फ उतना ही खरीदोगे ना। बी से जो माल खरीदोगे वो उतना ही खरीदोगे ना जितने की जरूरत 10 पत्तों में है, 10 दवाई के पत्तों में जितने की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादकता कम होगी तो आप सामान, पीछे से कच्चा माल भी कम खरीदोगे, और जब उत्पादन बढ़ता है ना, समझना, इस खेल को समझो, इस चक्र को समझो कि जब उत्पादन बढ़ेगा तो आप कच्चा माल भी ज़्यादा खरीदोगे। मतलब जो कच्चे माल का सप्लायर है, जो कच्चे माल का विक्रेता है, वो भी बवाल पैसा कमाएगा गुरु, दबा के पैसा कमाएगा। लेकिन अगर देश की उत्पादकता कम हो जाए तो वो लोग भी पैसा कम कमाएंगे। अब सोचो कि ए नाम का व्यक्ति अगर कम पैसा कमाएगा तो ए को भी तो जिंदा रहने के लिए दाल, चावल, रोटी, घर, बच्चों को स्कूल भेजना है, खुद के लिए कपड़े खरीदने हैं, पत्नी के लिए कपड़े खरीदने हैं, बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना है, उनके लिए भी कपड़े खरीदने हैं, बिजली का बिल देना है, मकान का किराया देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें, राशन खरीदना है, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी है। लेकिन ए की अगर आमदनी ही कम हो जाएगी, क्यों कम हो रही है ए की आमदनी? क्योंकि ए का माल कम बिक रहा है, इसलिए ए की आमदनी कम है। ए का माल कम क्यों बिक रहा है? क्योंकि दवा बनाने वाली कंपनी कम दवा बना रही है। दवा बनाने वाली कंपनी कम दवा क्यों बना रही है? क्योंकि जो दवा बनाने वाली कंपनी है उसके पास जो मशीन है ये बहुत लो क्वालिटी की मशीन है, या वो शिल्पकला, हस्तकला, हाथों की मदद से दवा बना रही है, तो वो कम उत्पादन कर रही है। तो उत्पादकता कम होगी, नीची उत्पादकता होगी, तो वास्तविक आय यानी कि बाकी के लोग देश में जितना कमाएंगे वो भी क्या हो जाएगा? काफ़ी कम हो जाएगा। मैं फिर से कहता हूँ आपको, वास्तविक आय का एक और मतलब होता है, उसे गुड्स के टर्म्स में, वस्तुओं के टर्म्स में बताया जाता है। एक होता है रियल इनकम, एक होता है नॉमिनल इनकम। मैं उस डिबेट में फ़िलहाल आपको नहीं लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ, बहुत दिनों बाद क्लासेज शुरू की हैं, आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं सामने दिख रहा हूँ, आपको थोड़ा फील भी आ रहा होगा, बेटर लग रहा होगा आपको। थोड़े दिनों में लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। मैंने बोला है थोड़ा धीरे धीरे काम होता है मेरा, लेकिन हो जाता है, पक्का हो जाता है। तो ये है कि वास्तविक आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ गई बात ना? उत्पादकता कम होगी तो वास्तविक आय भी कम होगी, मतलब बाकी के लोग भी कम कमाएंगे, आप खुद भी कम कमाओगे, आप खुद भी कम कमाओगे। सोच के देखो ना, आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम करते हो जिसमें एक दिन के 1 लाख दवाई के पत्ते बनाए जाते हैं, तो आप उस फैक्ट्री में कमाओगे तो आप बढ़िया कमाओगे, आप मेहनत करो दबा के, कंपनी आपको ज़्यादा पैसा देगी। लेकिन आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जिसमें पूरे दिन में 500 पत्ते ही उत्पादन करना है, तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपको दिहाड़ी 200-300 से ज़्यादा नहीं देने वाली है कंपनी। कंपनी बोलेगी हम कैसे देंगे भाई तुमको दिहाड़ी ज़्यादा, बिक नहीं रहा माल बाजार में। अब बाजार में माल क्यों नहीं बिक रहा है? क्योंकि बाकी के लोगों के पास भी तो पैसा कम है, बाकी के लोगों के पास भी तो पैसा कम है, तो उनके पास वो सामान खरीदने की शक्ति नहीं है, मतलब सामान खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसलिए उन वस्तुओं का भी जो मांग है बाजार में वो क्या है? कम है। तो देख रहे हो कितना घुमा के कनेक्टेड हैं चीज़ें। इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था ऐसे ही नहीं चलती है, बड़ा पेचीदा चीज़ है जिस पे जितना सोचोगे, जितना विमर्श करोगे, उतनी गहराई में जाओगे। और ये सब उदाहरण मैं कोई लेके नहीं बैठता हूँ, ऐसे ही अभी पढ़ा रहा हूँ आपको तो आया दिमाग में, जो सामने दवा दिख गई मुझे रखी हुई तो मैंने दवा ही उठा ली, कभी कुछ दिख जाएगा तो वो उठा लूँगा। खैर, तो आगे वो कहते हैं कि अल्प विकास होने से उत्पादकता कम होती है, उत्पादकता कम होने से वास्तविक आय कम होती है। अब सोचो, अगर आय कम है आपकी, मतलब आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो जिसमें आपको दिन का मात्र 300 दिया जा रहा है, उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, तो आप बाज़ार में 300 रुपये कमा के लाओगे, तो आप बाज़ार में वस्तुओं की मांग भी क्या करोगे? आप कम ही करोगे ना, आप कम सामान ही खरीदोगे। आप बोलोगे भैया 300 ही है मेरे पास, मुझे 300 के हिसाब से ही सामान खरीदना है। लेकिन वहीं पे कोई और व्यक्ति जो किसी और देश में है और उस देश की उत्पादकता अधिक है,
और वो ऐसे फैक्ट्री में काम करता है जहाँ एक दिन में 1-1 लाख 2-2 लाख पत्ते दवाई के बनाए जा रहे हैं, और वो एक दिन के 2-2 हज़ार रुपये कमा के आ रहा है। तो वो जब आएगा तो उसके पास जेब में 2,000 रुपये हैं, उसके जेब में 2,000 रुपयों की ताकत है। तो जब वो बाजार में जाएगा तो 2,000 रुपयों की ताकत लेकर के जाएगा, वो ज़्यादा सामान खरीद सकता है। मतलब मांग बाजार की क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मांग बाजार की बढ़ेगी तो बाकी लोग भी कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे, पैसा बढ़ेगा लोगों के पास। वो लोग जब मुनाफा कमाएंगे, अथाह पैसा हो जाएगा, ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो लोग अपना जो ज़रूरत का खर्चा होगा वो कर लेंगे। बाकी सारा पैसा कहाँ डाल देंगे, बैंक में डाल देंगे। बैंकों के पास पैसा बढ़ने लग जाएगा। बैंकों के पास पैसा बढ़ेगा तो बैंक उन्हीं पैसों को लोन के रूप में देगा दूसरे लोगों को, जो लोन लेकर के काम धंधा करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। फिर वो लोग भी बिजनेस करेंगे, वो लोग भी मुनाफा कमाएंगे, फिर वो लोग लोन भी चुका देंगे और अपना बचत का पैसा वापस से बैंक में डालेंगे। फिर कोई और आ जाएगा बिजनेस करने वाला। ऐसे करके अर्थव्यवस्था मतलब विकास फटेगा, फट फट के निकलेगा। जो मोदी जी वाला विकास है ना अपना, मोदी जी बोलते हैं भाइयों बहनों 2014 के बाद देश में विकास आएगा, तो विकास फट के निकलेगा। यहां से विकास निकल रहा है, यहां से विकास निकल रहा है, सामने सिर से विकास निकल रहा है। भैया क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो ऐसे विकास होता है। तो विकास भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसी प्रकार से लेकिन अगर उल्टा हो जाए, मतलब वास्तविक आय अगर लोगों की क्या हो जाए, कम हो जाए, तो फिर लोग मांग कम करेंगे, क्योंकि 300-200 रुपए लेके गया है वो बाजार में, वो कम मांग करेगा। जब कम मांग करेगा तो लोग निवेश भी क्या करेंगे, कम करेंगे। निवेश कब करते हैं लोग, नया बिजनेस स्टार्ट करने की लोग कब सोचते हैं? लोग तब सोचते हैं जब बाजार में तेजी होती है, जब बाजार में मांग ज़्यादा होती है। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो मैंने एक टीवीएस का शोरूम खोल दिया, उसमें मैं टीवीएस के बाइक्स और टीवीएस के स्कूटी वगैरह बेचता हूँ, और मेरे दिन के 5-10 बाइक और स्कूटी तो बिक ही रहे हैं, और मैंने 2 करोड़ रुपए का लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट कर दिया अपना। मेरे किसी स्टूडेंट ने या मेरे किसी दोस्त ने मुझे देखा, उसने बोला भाई डेली के 4-5 बिक जा रहे हैं। मैंने बोला हाँ भाई। बोलेगा भाई मैं बिना बात में नौकरी के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, भाई एक काम करता हूँ मैं भी लोन ले लेता हूँ, थोड़े पैसे तू हाथ लगा देगा क्या? मतलब ठीक है मेरे पास हैं भाई, थोड़े पैसे मैं हाथ लगा देता हूँ। यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर या 30 किलोमीटर दूर उसने भी एक टीवीएस का शोरूम खोल लिया, उसका भी माल बिक रहा है। क्यों? क्योंकि बाजार में मांग है, बाजार में तेजी है। लेकिन और वो तेजी क्यों है? क्योंकि लोगों की वास्तविक आय अधिक है, लोगों के पास आय, लोग अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन अगर लोगों की वास्तविक आय में काफ़ी कमी आ जाए तो मांग कम होगी। मांग कम होगी तो जैसे मेरा दोस्त मेरी बोला कि भाई तेरे डेली के 5-10 बिक जा रहे हैं स्कूटी और बाइक। मैंने बोला हाँ, तब उसने निवेश किया। लेकिन अगर मांग कम होगी तो कोई अपना बिजनेस पैसा लगा करके लोन लेकर के बिजनेस स्टार्ट करना चाहेगा या करेगा? खुद के बचत के पैसों से भी नहीं करेगा। इसी के लिए निवेश क्या होगा? कम होगा। और जब निवेश कम होगा तो बाजार में पूंजी की कमी होगी। पूंजी की कमी का मतलब यहाँ पे मशीनों से है। मशीनों की बाजार में क्या होगी? कमी होगी। और जब मशीनों की कमी होगी तो वस्तु का निर्माण फिर से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। फिर से देश अल्प विकास करेगा, मतलब जीडीपी में कम बढ़ोतरी होगी या जीडीपी नहीं बढ़ेगी। फिर नीची उत्पादकता होगी, फिर नीची वास्तविक आय होगी, फिर कम मांग होगी। जब आय कम होती है तो मांग भी कम करोगे और बचत भी तो कम ही होगी ना आपकी। इसी के लिए दूसरे वाले में बचत। तो अगर आप पेपर में आ जाए तो 2 अलग अलग चक्र, जिनको बनाना है वो ऐसे बना देंगे जैसा आपकी स्क्रीन पे है, जिनको नहीं बनाना है वो यहीं पे स्लैश लगा करके कम बचत भी लिख देंगे, और यहाँ से एरो यहाँ लगा देंगे, 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 उनका काम हो जाएगा। मतलब वो कम मांग और कम बचत दोनों लिख देंगे यहाँ पे, तो वो भी सही है। दोनों अलग अलग बनाओ, क और ख, और या दोनों को एक में मिक्स कर दो। ठीक, अब देखिए, अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट से। ये क्या कह रहा है? फिर कहता है कि चित्र क दर्शाता है कि एक अल्प विकसित देश कुल उत्पादन में कम होता है। मतलब जो अल्प विकसित देश होगा उसमें उत्पादन क्या होगा? कम होगा। क्यों उत्पादन कम होगा? मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया। लो क्वालिटी की मशीन होगी, अच्छी मशीन खरीदने की ताकत ही नहीं है उस देश में, तो कहाँ से उत्पादन बढ़ेगा? जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक आय भी कम होगा या नीचा रह जाएगा। इसी कारण लोग कम बचत करते हैं
जिसका स्वतः अर्थ है कम निवेश तथा कम पूंजी निर्माण। कम पूंजी वाले देश सदैव अल्प विकसित रहते हैं तथा यह प्रक्रिया चक्रवत चलती रहती है और वो देश गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं, फंसे रहते हैं। अगर इन देशों को गरीबी के दुष्चक्र से निकलना है तो रूट कॉज क्या है, जड़ क्या है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि उनके पास मशीनें लो क्वालिटी वाली हैं, तो उनको कैपिटल गुड्स में, पूंजीगत जो वस्तुएं हैं उनमें निवेश करना पड़ेगा। तो देश को फिर उस केस में अगर दूसरे देशों से लोन लेकर के भी अगर अपने देश में निवेश करना पड़ रहा है तो करे वो देश, 5 साल में 10 साल में उस देश का विकास होने लग जाएगा और वो दिखने भी लग जाएगा। शुरुआत के 5-7 साल तक नहीं दिखेगा। इसी के लिए जो गरीबी का दुष्चक्र है वो ये है। आपको इस गरीबी के दुष्चक्र में क्या याद रखना है? आपको ये वाला चक्र याद रखना है। इस चक्र पे सवाल आ सकता है, ठीक। एक तो ये चीज़ ये रट लेना है, चक्र बार बार बना के देखो घर पे। ये गरीबी के दुष्चक्र की परिभाषा रट लो, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है सूचकांक द्वारा गरीबी का माप। इसके लिए मैं अगले वीडियो में आता हूँ आपसे, अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बीच में थोड़ी लंबी लंबी वीडियोस भी आया करेंगी आपकी। फ़िलहाल आपसे अनुमति चाहूँगा, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। और अच्छे से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल बताइए कि सर नहीं समझ में आया, दोबारा समझाया जाए, हम दोबारा समझाएंगे। लाइव जल्द आएंगे हम। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और बोलिए कि हाँ सर मुझे समझ में आया। और आपके जो शब्द होते हैं वो ऊर्जा का काम करते हैं, वो एनर्जी देते हैं आपको ऐसे ही लगातार पढ़ाते रहने की और अलग अलग उदाहरण और बेहतरीन उदाहरण आपके लिए खोजने की, ताकि आपको समझाया जा सके, पढ़ाया जा सके। ये थे बिहार के बच्चे जिनको मैं पढ़ा रहा था। ये थी SCERT की किताब, क्लास 9th के बच्चे। मिलता हूँ बच्चों आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, नमस्कार।